टुडे वी आर डिस्कस्ड भारत में कोयला संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। अर्थात भारत में जो कोयला की कमी हो रही है, जो कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत का जो कोयला उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में कोयला संकट के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन आपकी यूपीएससी GS2 GS3 से रिलेटेड बन सकता है। तो चलिए, मैं मुकुल सिंह, 2 टाइम यूपीएससी CD स्टेट एंड क्वालिफाइड टीचर, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम टॉपिक से रिलेटेड बता दें आपको। ये आपका यूपीएससी मेन सिलेबस में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे आदि से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए टॉपिक देख सकते हैं आप लोग। भारत में कोयला संकट के कारण कोल क्राइसिस इन इंडिया, जो आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए या फिर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट, जिसमें हम आज बात करेंगे कोल क्राइसिस इन इंडिया। तो संदर्भ देखेंगे हम सबसे पहले। घरेलू कोयले की आपूर्ति में आ रही बाधाओं के कारण देश में उभरते ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने सम्मिश्रण उद्देश्यों सहित बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली की खपत हो रही है। बिजली की खपत होने से कोयले की खपत होगी, क्योंकि कोयले से ही बिजली बनती है। वो आपने सुना होगा कि मांग होगी तो उसकी पूर्ति भी करनी होती है। यानी कि अगर बिजली की मांग बढ़ रही है तो आपको कोयले की पूर्ति करना पड़ेगी, तभी जाके आपका जो कोयला है वो कंप्लीट मात्रा में आपका जो प्रोडक्शन कर पाएगा बिजली का। अगर कोयला नहीं होगा तो बिजली का प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले हम आज यही चर्चा करेंगे। तो घरेलू कोयले की मांग पर दबाव कम करने के लिए सभी कंपनियों को अपने बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए कहा गया है कि आपका जितना कोयला है, आपकी जितनी पावर है, जितने आपके पास ट्रक्स, JCB, स्पोकलेंस, जिसके माध्यम से कोयला को निकाला जाता है या कोयला को उखेड़ा जाता है या फिर कोयले को खदान से निकाला जाता है, जितनी आपके पास क्षमता है उसको पूरी क्षमता से आप उसका उपयोग कीजिए। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 तक आयातित कोयले की लागत को पास थ्रू के रूप में अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने सभी राज्यों में विवेचित कोयला स्टॉक मानदंडों के अनुसार बिजली संयंत्र में पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने के लिए 4% के बजाय 10% की सीमा तक सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए आयातित कोयले का उपयोग करने के लिए कहा है। यानी पहले क्या होता था कि 4% स्टॉक रख सकते थे, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि 10% आप स्टॉक रख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक पास थ्रू, जो एक कोई उसको कह सकते हैं स्कीम टाइप में होगी, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ कोयले का उत्पादन कीजिए और बिजली उत्पादन में कमी ना हो। क्योंकि आप बताइए, अगर बिजली नहीं रहेगी, आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर एक दिन के लिए बिजली चली जाती है आपके यहाँ घर में, तो आप अपने मोबाइल से, टीवी से, पंखा से, कूलर से, जो जो चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक AC वगैरह जिसका उपयोग आप ज़्यादा करते हैं, उससे आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, यार मेरा ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वगैरह वगैरह। तो देखिए संबंधित प्रकरण क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक एवं उपभोक्ता और उत्पादक देश है। इसके पास कोयले का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन बिजली की मांग में भारी वृद्धि, जो कि महामारी से पहले स्तर पर है, यानी महामारी के जो बाद, यानी महामारी के पहले, यानी कि समझ रहे हैं आप बात को, महामारी के बाद कम हो गई थी। आपको मालूम होगा सारे एयर इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स थे, चाहे पॉल्यूशन के हों, एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, जितने भी इंडेक्स थे वो सारे बहुत अच्छे हो गए थे, क्योंकि वो कोई वाहन चल रही ना था, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे थे क्योंकि वाहन ही बंद थे। तो अभी वर्तमान में क्या है कि हर एक चीज़ चल रही है। अभी जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ तो पंखा के नीचे बैठा हुआ, आप भी जो मोबाइल चला रहे होंगे वो भी आप एक लाइट के माध्यम से ही चला रहे होंगे। अगर कूलर में, AC में, पंखा में, जहाँ पर भी बैठकर आप सुन रहे होंगे तो वो एक लाइट से ही चल रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले के स्तर को पार कर चुकी है, का मतलब है कि राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया द्वारा की जा रही कोयले की आपूर्ति अब पर्याप्त नहीं है। यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो कोयले की आपूर्ति करती है बिजली उत्पादन के लिए, अब वो उतनी मात्रा में कोयला का उत्पादन नहीं कर पा रही जितने में पूरे जो हमारा राज्य है, देश में स्तर पर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करी जा सके। इसके अलावा हम बात करें कोयला संकट की वर्तमान स्थिति, तो कोयला संकट की वर्तमान स्थिति टच एंड गो, अर्थात उपभोग करो और खत्म जैसी है। यह अगले 6 महीने में काफ़ी असहज हो सकती है। भारत के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडार केवल कुछ दिनों के ईंधन की आपूर्ति कर सकते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश के ताप विद्युत संयंत्रों में
पिछले महीने के अंत में कोयले का स्टॉक मानक आवश्यकता का केवल 36% था, अर्थात जो केवल लगभग 11 दिनों के लिए पर्याप्त था। यानी कि अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, पिछले उसकी बात करी जा रही है कि मात्र 11 दिनों के लिए ही स्टॉक था। अगर आप बताइए ये स्टॉक खत्म हो जाता है तो फिर बिजली उत्पादन बंद हो जाएगा और भारत में बिजली समाप्त हो जाएगी। यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि भारत के कुल विद्युत स्रोतों में कोयला चालित संयंत्रों का योगदान लगभग 70% है। यह उम्मीद की जाती है कि अप्रैल 2022 में ऊर्जा की चरम मांग 210 गीगावाट तक बढ़ सकती है। इसलिए सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त कोयला भंडार होना चाहिए, जिससे पीक आवर्स के दौरान लगभग 160 गीगावाट तक कोयला आधारित बिजली की आपूर्ति हो सके। पीक आवर्स मीन्स होता है बच्चों, जब असमय असमंजस एक संकट आता है उस समय लगभग इतनी बिजली आपूर्ति कर सके ये वाले कोयला संयंत्र। तो आपने याद रखना है गीगावाट, GW दिख रहा होगा 210 गीगावाट आप याद रख सकते हैं। टच एंड गो यानी आया कोयला और गायब हो जाता है तुरंत ही। जैसे अगर एक कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा गर्म तवे पर अगर 2 बूंद डालेंगे आप लाल तवे पर तो पता नहीं पड़ता कब वो बूंद गायब हो जाती हैं। वैसे ही स्थिति अभी वर्तमान में कोयले की बनी हुई है भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कमी के कारण क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की उच्च कीमतों के कारण आयात में तेज गिरावट आई है, क्योंकि आपको मालूम है अब संसाधन लिमिट मात्रा में है, वो समाप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होने की कगार पर है, तो उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। महामारी की दूसरी लहर के बाद बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों ने कोयले की मांग में हुई वृद्धि कर दी है, क्योंकि जब महामारी चल रही थी तो कोई कोयला नहीं ले रहा था, उनका बेचारे परेशान थे कि मेरा कोयला कौन खरीदेगा। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ तो अब सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। जिस निर्माण में कोयले का उपयोग होता है, चाहे विद्युत निर्माण में, कोई आप ऑटोमोबाइल्स की कंपनी में देख लीजिए, आप अपने होटल्स वगैरह में देख लीजिए। होटल्स में तो बहुत कम मात्रा में खैर, लेकिन बिजली संयंत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला का उपयोग होता है। कमी का प्रभाव तो आपको सबसे पहले मालूम होगा कि बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है, तो इससे भारत में आर्थिक बहाली में देरी हो सकती है। कुछ व्यवसायों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है। भारत की आबादी और अविकसित ऊर्जा बुनियादी ढांचे को देखते हुए बिजली संकट काफ़ी लंबा और कठिन हो सकता है। अगर ऐसी गर्मी में अगर एक दिन के लिए लाइट चली जाएगी तो आप तो फिर क्या होगा आपको खुद मालूम है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, तो कोल इंडिया और NTPC लिमिटेड द्वारा कोयला खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु अधिक खदानों को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक वित्तीय लागत होने के बावजूद भारत को अपने आयात को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। भले ही ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा महंगी कीमत में वो कोयला हमें विदेशों से खरीदना पड़े, लेकिन भारत सरकार का यही है कि भाई खरीदो और भारत के जो लोग हैं, जनता है, देश है, उसकी बिजली आपूर्ति पूरी हो पाए। इसके अलावा कोयला क्षेत्र का हालिया सुधार की अगर बात करें तो कोयला के वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी गई है। यानी वाणिज्यिक मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर का। निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों में खनन करने का प्रस्ताव दिया गया है। बिजली संयंत्रों को धोए गए कोयले का उपयोग करने के लिए आवश्यक विनियमन को हटाकर इस क्षेत्र में प्रवेश मानदंडों को उदार बनाया जाएगा। निजी कंपनियों को निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयला ब्लॉकों की पेशकश की जाएगी। राजस्व मतलब उनसे सीधी बात बोली लगवाएंगे, बोली लगवाने के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो कंपनी या उस कंपनी को वो कोयला की खदान दे दी जाएगी। इसके अलावा राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण द्रवीकरण को प्रोत्साहन किया जाएगा। कोल इंडिया को कोयला खदानों से कोल बेड मीथेन निष्कर्षण के अधिकार नीलाम किए जाएंगे। किसको? कोल इंडिया की कोयला खदानों से कोल बेड मीथेन निष्कर्षण अधिकार नीलाम किए जाएंगे। नीलाम मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे भारत सरकार ने ONGC या फिर LIC या फिर जितने भी चीज़ें बैंक्स बेचती जा रही, सब कुछ बेचती जा रही, वैसे इसका नीलामी कर दी जाएगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे की चुनौतियाँ क्या हैं आप सभी के लिए, तो कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 55% की आपूर्ति करता है। देश की औद्योगिक विरासत स्वदेशी कोयले पर टिकी हुई है। पिछले 4 दशकों में भारत में वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत में लगभग 700% की वृद्धि हुई है। भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत लगभग 350 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। बढ़ती आबादी, वृद्धिशील अर्थव्यवस्था और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश से प्रेरित भारत में ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सीमित भंडार क्षमता, जल विद्युत परियोजना पर पर्यावरण संरक्षण प्रतिबंध, परमाणु ऊर्जा की भू राजनीतिक धारणा को ध्यान में रखते हुए
कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य के केंद्र बना रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर कोयला नहीं रहेगा तो हमारे भारत के बहुत सारे सेक्टर क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। ठप होने का मतलब आप खुद जानते हैं, समाप्त हो जाएंगे। क्या क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक अगर आपको पढ़ना है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास PDF आपको मिल जाएगा। आप जाइए, हमारा नाम सर्च कीजिए स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर, तो आप वहाँ पे जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करने से आप डायरेक्ट ही उसको खोल पाएंगे। क्या आपने राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में सुना है, इसके महत्व पर चर्चा करने के बारे में, NCI के बारे में क्या है, इसकी विशेषताएं, कोयले के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने साइंस में पढ़ाए हैं। कोयला गैसीकरण क्या है, यह किस प्रकार किया जाता है, इसके उपोत्पाद क्या हैं, गैसीकरण के लाभ क्या हैं, भूमिगत कोयला गैसीकरण क्या है, कोयला द्रवीकरण क्या है, कोयला के लाभ क्या हैं। आप तो मालूम होगा ना सबको द्रवीकरण के लाभ क्या हैं। कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए और इसके महत्व पर चर्चा कीजिए, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है ये हमने न्यूज़ ली थी आपकी इंडियन एक्सप्रेस से, आपकी GS2 से रिलेटेड बन सकती थी। तो मैं मुकुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर पर। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।